जब हार्ट बर्न की बात करें दोस्तों, तो हार्ट बर्न में पेशेंट को चेस्ट में लगातार बर्निंग होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। जो खास तौर से देखा जाए ना, तो आपकी जो ब्रेस्ट बोन होती है, स्कल, जहां पर ये आपके इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, इंटरकॉस्टल रिब्स होती है दोस्तों, इनके बैक साइड में पीछे की साइड आपको पेन होता है। वो पेन प्राय खाने के बाद ही बढ़ता है। आप जनरली देखे जाएंगे तो खाली पेट कभी नहीं होता है दोस्तों। इवनिंग में, शाम के समय में देखेंगे, जब आप खाना वाना खा के थोड़ा बहुत घूम के जब लेटते हैं, आपको पेन बढ़ जाता है, आप बेंडिंग होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, जांग की तरफ अपने हाथ मतलब फेस को लेकर जाते हो। इसीलिए दोस्तों ये बहुत सीरियस और वर्स कंडीशन डेवलप होती है। जब हार्ट बर्न को देखते हो, ओकेजनली कॉमन होता है दोस्तों, कभी कभी कॉमन होता है, और अलार्म का कोई भी काज यहां पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। यानी ज्यादातर लोग हार्ट बर्न के डिस्कम्फर्ट को वहां पर स्वयं के लाइफ स्टाइल में चेंजेस के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। इसलिए इतना ज्यादा कोई डैमेज वाली बात नहीं होती इसमें हार्ट बर्न में, क्योंकि ये शुरुआत में साइन लिखता है, और जब होता है तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंट सुधर जाए, थोड़ा सा अपने खान पीन में ढील कर ले, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक मैनेज कर लेगा, और उसके अगेंस्ट काउंटर मेडिकेशन से आप देखेंगे हाथों हाथ क्यूर हो जाता है दोस्तों। जो काउंटर मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा दिया जाता है, मैक्सिमम आप कवर हो जाता है, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। लेकिन ये एक बहुत बड़ा साइन तब हो जाता है जब लंबे समय तक 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक कंटिन्यू बना रहता है, तब उस कंडीशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों। यानी हार्ट बर्न जो कि मोर फ्रिक्वेंट तो होती है, या पेशेंट के डेली रूटीन के साथ इंटरफेयर कर देती है दोस्तों। डेली होने लग गया तो फिर तो पेशेंट प्रॉब्लम हो जाएगा, बार बार इस डॉक्टर उस डॉक्टर, बार बार मन से वो मेडिकल पे जाके एंटासिड लेगा, बार बार एसिड को रिड्यूस करने का काम करेगा, और ये मोर सीरियस कंडीशन के सिम्टम के रूप में वहां पर सामने आ जाएगा जब लेटर पीरियड में कंटिन्यू करेगा दोस्तों। इसीलिए वहां पर मेडिकल केयर की आवश्यकता आपको होगी। यानी 1 आध साल के अंदर है आपके पास आ गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली क्योर कर सकते हो आप। लेकिन जब आपको लगता है दोस्तों कि यहाँ पर ये कंटिन्यू कर रहा है, तो कंटिन्यू करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी। S2, C10, L1, F1, B, D5, मैंने आपको पहले ही बताया कि चेस्ट बर्न कभी भी किसी के पेशेंट को होती है, ये MMP ग्लोबुल जादू जैसा काम करती है। आप 5-5 ग्लोबुल्स को दिन में 4 से 6 बार चूसने को दे दो, आप केवल चूसने को दे दो, आप देखो कितनी जल्दी आपको दोस्तों, आपको सब लिंगुअल ग्लैंड्स के माध्यम से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। जब आप कॉजेस के लेवल पर जाओगे, तब कॉजेज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, वहां पर सामने आएगा दोस्तों। हार्ट बर्न तब उत्पन्न होता है जब स्टमक का एसिड बैकवर्ड फ्लो करता है दोस्तों, याद रखिएगा, जब स्टमक का एसिड बैकवर्ड फ्लो करता है दोस्तों, यानी इस ट्यूब में जो कि फूड को माउथ से स्टमक में लेके आती है, यानी इसोफेगस में दोस्तों। और ये कंडीशन जब बार बार रिकरेंट हो जाएगी, आपने 2 चाय पी, 4 चाय पी, 5 चाय पी, खाली पेट पी, पानी नहीं पिया, आपने डाइजेशन का लेवल मेंटेन नहीं करा, तो तुरंत आपको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। यानी नॉर्मली जब पेशेंट निगलता है, स्वलो करने की कोशिश करता है, तब वहां पर मसल्स को एक बैंड, यानी इसोफेगस के बॉटम के अराउंड जब जाओगे आप दोस्तों, तो वहां पर लोअर इसोफेजल इंस्पेक्टर होता है, वो रिलैक्सेस हो जाता है दोस्तों। ये वाले पोर्शन में यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, तो एसिड कंटेंट ऊपर चला जाता है, और फूड को और लिक्विड को नीचे की ओर स्टमक में ये फ्लो करने को अलो करता है। ये स्पेक्टर का काम होता है, जो इसोफेगस में से जो फूड और लिक्विड आया है वो धीरे से नीचे की तरफ आए दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, इसके बाद जैसे फ्लूइड और फूड नीचे आता है, वैसे मसल्स टाइट हो जाती है दोस्तों, यदि लोअर इसोफेजल इंस्पेक्टर वीक हो जाए दोस्तों। अब वीक कब होता है? ज्यादातर ये देखा गया है दोस्तों कि जो व्यक्ति लगातार एसिडिक मटेरियल खाता है, जो व्यक्ति ज्यादातर गरम गरम खाना खाता है, गरम गरम चीजें पीता है, और ज्यादातर खाने के बीच में बार बार पानी को पीता रहता है दोस्तों, उन लोगों में यहाँ पर स्फिंक्टर बहुत ज्यादा कमजोर होते हुए देखा जाता है दोस्तों। ये टेबल प्रैक्टिस की बात है दोस्तों। इसके बाद जब वहां पर मसल्स का टाइट होना रिड्यूस हो जाएगा, आप देखेंगे लोअर स्फिंक्टर जो इसोफेजल स्फिंक्टर होता है वीक हो जाएगा दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, वो एबनॉर्मली रिलैक्स करना प्रारंभ कर देता है, और जब एबनॉर्मली रिलैक्स होता है, नॉर्मल कंडीशन से अलग हटके, थोड़ा बहुत लीकेज पॉइंट होता है, तो स्टमक से एसिड रिफ्लक्स होकर ऊपर की तरफ चला जाता है दोस्तों, अर्थात इसोफेगस में पुनः आने लगता है दोस्तों। यानी एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न दोनों कंडीशन को सिम्टोमेटिक कॉज करता है। और ये एसिड बैकअप दोस्तों, यानी जब हम बेंट ओवर होते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं दोस्तों, या लेटले हैं ना,
जब आगे की तरफ झुकते हैं या पेट के बल आप लेटते हो, बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन डेवलप हो जाती है दोस्तों, बहुत सीवियर कंडीशन के रूप में हमारे सामने आता है। और इसीलिए दोस्तों जब ये एग्रावेट करता है या क्रॉनिक कंडीशंस में वहां पर टैली करता है, तब हमें पता लगता है कि साहब बहुत क्रिटिकल कंडीशन से हम गुजर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए जब सिम्टम लेकर पेशेंट आता है तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि ये कहीं GARD तो नहीं है, या केवल हार्ट बर्न है तो इंडाइजेशन के कारण, या हल्का सा ये कहें हम कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के कारण एसिड वॉमिटिंग या इरिटेशन होने के कारण भी होता है दोस्तों। चेस्ट में बर्निंग पेन सामान्यतः ईटिंग के बाद या ज्यादातर देखा जाए दोस्तों, तो जो मॉडर्न साइंस कहता है कि नाइट में बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि नाइट में ही आदमी रिलैक्स करने के लिए जब लेटता है तो खा के लेटता है, मूवमेंट कम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शाम को खाना खाइए और आधा घंटा घूमिए आप, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति खाना खाता है और खा के लेट जाता है, उन लोगों में बहुत कॉमन रूप से कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों। जब हम लेटते हैं या बेंड ओवर करते हैं, बैठते हैं दोस्तों, ये पेन और ज्यादा वर्स हो जाता है। पेशेंट बिस्तर पे जा ही नहीं पाता, कभी इधर कभी उधर मूवमेंट करने लग जाता है दोस्तों, और बार बार एंटासिड लेगा, पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पर नॉर्मली लेना शुरू कर देता है दोस्तों। माउथ में जब आप देखोगे बाइटर, कड़वा थिंग्स आपको लगने लगेगा, एसिडिक टेस्ट आपको मिलने लगेगा दोस्तों, बिल्कुल एसिडिक कंटेंट आपको मुंह में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब पेशेंट के सिम्टम आपको दिख रहे हैं ना, तो आपको अगर GARD से रिलेटेड हो तो आप दोस्तों तुरंत आपको वहां पर रिकमेंडेड करना चाहिए एक्सरे का, ठीक है, जिसमें इसोफेगस और स्टोमक का साइज या शेप की कंडीशन दिखाई देती है। इसीलिए उसके अकॉर्डिंग, केवल एक्सरे के अकॉर्डिंग आप डायग्नोस कर सकते हो कि यहाँ पर अगर स्टमक का साइज बढ़ा हुआ है, उसकी शेप गड़बड़ है, आप डायग्नोस कर सकते हो कि इसमें बेल्चिंग हो सकता है, स्टमक का डायलिटेशन हो सकता है, या कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई सी कॉम्प्लिकेशन स्टमक के कारण डेवलप हो सकती है। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं साहब यहाँ पर हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, हमें तो इंडोस्कोपी कराना पड़ेगा, देन आपको इंडोस्कोपी कराना पड़ेगा दोस्तों। उसमें इसोफेगस में एब्नॉर्मलिटी को चेक करेंगे दोस्तों और इसका एनालिसिस करेंगे, और उसके एनालिसिस के बाद दोस्तों जब वहां पर स्पेसिफिक इंडोक्राइनोलॉजी यानी स्पेसिफिक अगर आप देखोगे दोस्तों, वहां पर एम्बुलेटरी एसिड प्रोब टेस्ट होती है दोस्तों, एम्बुलेटरी एसिड प्रोब टेस्ट होती है। और जब उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों, तो कितने लंबे समय तक स्टमक एसिड इसोफेगस में बैकअप कर रहा होता है दोस्तों, वो सारा डायग्नोसिस आपको वहां पर देखने को मिलता है। यानी एक एसिड मॉनिटर को इसोफेगस में रख देते हैं दोस्तों, ठीक है, वहां पर एक एसिड मॉनिटर होता है, उसको इसोफेगस में रख दिया जाता है और उसे स्मॉल कंप्यूटर, छोटे से एक कंप्यूटर से दोस्तों कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब हम अपने वेस्ट के चारों ओर वियर करते हैं या हमारे शोल्डर के स्ट्रेप के ऊपर जो वियर करते हैं, उसमें उसको जोड़ दिया जाता है दोस्तों, और उसके बाद में वहां पर 24 घंटे का एसिड कंटेंट देखा जाता है कि वहां पर एसिड मटेरियल कितना बन रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोगों का पूरा डायग्नोसिस कंफर्म होता है कि हमें किस लेवल पर उसको क्या मेडिसिन देना है दोस्तों। इसीलिए जब आप ट्रीटमेंट की बात आएगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, तो बेसिकली हम सब जानते हैं दोस्तों, हम सारे प्रोटोकॉल यहाँ पर जनरेट करते हैं। जब आप हार्ट बर्न पे जाते हो, S10 C10 WE या नेचुरल टॉनिक D6 में C15 WE का प्रयोग करते हो दोस्तों, ये बहुत ब्रिलियंट अप्रोच क्रिएट करता है और मैक्सिमम केसेस में हमको रिजल्ट दिखाता है दोस्तों। दूसरा होता है S2 C15 BE-D6, ये भी बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ये अगर दोनों साथ में दे दिया जाए और इसके साथ में S2 C10 L1 F1 BE-D5 भी दे दिया जाए, मिरेकल हो जाता है दोस्तों। ऐसे केसेस में हम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ पर पेशेंट काफी समय से अफेक्टेड होता है, और ज्यादा समय से अफेक्टेड होने के कारण हमें हाई पोटेंसी के मेडिसिन का सहारा बहुत लेना पड़ता है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जब लोकल में होता है तो आपका D4 से D10 तक का पर्याप्त है, आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। लेकिन जब D10 की बात आती है, उसके बाद में भी ठीक नहीं होता, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है, क्रॉनिक केसेस में ठीक नहीं होता, तो आप रिस्क मत लीजिए। आप सबसे पहले पेशेंट को S1 S2 100 अल्टरनेट स्लैश 30 और इसमें S1 या S2 100 में B की मात्रा मिला लीजिएगा 5 से 10 ड्रॉप D2 से, ठीक है। आप चाहो तो MFP ग्लोबल्स में बना के दो, चूसने को दे दो, मजा आ जाएगा रिजल्ट में दोस्तों। मैंने जब आपको S1 और S2 बताया था तो वहां क्लियर कट बताया था, अगर किसी को S1 से कंट्रोल नहीं हो रहा है आप S2 दे दो, S2 से कंट्रोल नहीं हो रहा है वहां पर S11 का 1000 दे दो,
ये न केवल एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, इवन वहां पर दोस्तों बैटर हाफ में जितना भी हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न, गैस्ट्राइटिस होता है, सभी चीज को कंट्रोल करता है दोस्तों। ये चीज मैं क्लियर बता चुका हूं पहले। और जब आरई और वाई होता है, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, आरई और वाई किसी भी चेस्ट के रीजन में एसिडिटी का कंटेंट आपको हो रहा है, आप आरई और वाई को अप्लाई कराना शुरू कीजिए दोस्तों। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर पर जब आप अप्लाई कराना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद पेशेंट आके बोलता है कि साहब आपने क्या दिया था लगाने का, और दे दीजिए, मुझे बहुत रिलीफ है। और ये चीज हमें टेबल प्रैक्टिस में दोस्तों हार्ट बर्न, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जीआरडी के लेवल पर आरई वाई का कंप्लेंट जो कंप्रेस होता है बहुत इफेक्टिव दर्शाता है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का प्रोटोकॉल दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टमक। इसोफेगस हमने देखा। इसोफेगस जब ऊपर की साइड आता है और नीचे की तरफ स्टमक में जुड़ता है दोस्तों, तो वो पोर्शन होता है कार्डियक इंड। इसको हम लोग कार्डियक इंड के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये जो पोर्शन होता है इसको कार्डियक इंड के नाम से जानते हैं। और इधर जहां लोअर पोर्शन होता है, ये अपर पोर्शन होता है, ये लोअर पोर्शन होता है, जो यहाँ पर दोस्तों पाइलोरस पार्ट के नाम से जाना जाता है। जो ड्यूडिनम से जुड़ता है उसको हम पाइलोरस पार्ट कहते हैं दोस्तों। ये स्टमक है। स्टमक में ये सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है फंडस पार्ट कहलाता है। स्टमक का जो बीच वाला पार्ट होता है वो बॉडी वाला पार्ट कहलाता है। स्टमक का जो उभार वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है। और जो बिल्कुल इस प्रकार से डीप पार्ट, शीलो पार्ट होता है दोस्तों, वो कहलाता है लेजर कर्वेचर। और इसका जो लोअर पार्ट होता है, जो पाइलोरम और बॉडी के बीच में होता है, उस पार्ट को हम एंट्रम कहते हैं। ये पर्टिकुलर स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों। और इसी के अकॉर्डिंग आपको एनाटॉमिकल समझना है। अगर आपने एनाटॉमिकली समझ ली तो आप मान के चलिए कि स्टमक से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट आती है 5, 6, 7 नंबर पॉइंट पे लगाकर आप दोस्तों सारी कंप्लेंट को रीजनरेट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको वहां पर करना पड़ेगा दोस्तों, सारी प्रोसेस आपको जनरेट करना पड़ेगी, वो कितना और कैसे आपको वहां पर देखना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं हम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में मॉडर्न साइंस के लेवल पर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है विदाउट सर्जरी। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा। कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं दोस्तों जिनको सालों साल पेंटासिड, एसिड, अपना सिक्लोपी या आइबुप्रोफेन, डायनापार, डाक्लोफेनिक, ओपाम, ये जितनी भी टैबलेट्स होती है पेन किलर काफी समय तक खाते रहते हैं। और साथ में काफी समय तक आप देखो एसिलॉक खाते रहते हैं। ठीक है, पेंटॉप डी खाते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यू वो लोग खाते रहते हैं दोस्तों। और उनके खाने के कारण कई बार ऐसा होता है कि वहां पर एसिडिक कंटेंट जो होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। और एसिडिक कंटेंट रिड्यूस हो जाने के कारण दोस्तों बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए दोस्तों स्टमक जो होता है क्या है, आपको दिख रहा है, स्टमक एक होलो ऑर्गन होता है दोस्तों। और होलो ऑर्गन होने के कारण जो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, और खास तौर से दोस्तों डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में स्थित होता है। ठीक है, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में स्थित होता है दोस्तों। जब आप होलो मस्कुलर ऑर्गन की बात कर रहे हो, मानते हम S1 की श्रेणी में, लेकिन दोस्तों S2 की श्रेणी में भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी होलो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं ना दोस्तों, वो सारे के सारे होलो मस्कुलर ऑर्गन पे S2 का रोल होता है दोस्तों। याद रखिएगा, होलो मस्कुलर ऑर्गन पर S2 का रोल आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर S2C15B का बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों। एम्प्टी स्टमक की बात करें हम, अगर खाली रहता है दोस्तों, इसका वॉल्यूम कितना होता है? जब एम्प्टी स्टमक का वॉल्यूम देखोगे खाली स्टमक का, तो 50 ml होता है दोस्तों। 50 ml, केवल 50 ml का कंटेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों। और जब नॉर्मल कंडीशन में आएगा और आपको वहां पर जब उसको लेना है, लिक्विड लेना है, 1 से 1.5 लीटर सॉलिड्स और लिक्विड को फैला कर रख सकता है दोस्तों स्टमक। आप सोच लीजिए, यानी स्टमक 1 से 1.5 लीटर सॉलिड और लिक्विड को मिलाकर फूल कर, जैसे गुब्बारा फूलता है उस प्रकार से फूल कर दोस्तों वहां पर इस प्रकार के कंडीशन को जनरेट करता है। यानी 1 से 1.5 लीटर, सोच लीजिए दोस्तों। इस चीज को माइंड कीजिएगा आप, जब आप टेबल प्रैक्टिस में करते हैं ना प्रैक्टिस, तब आपको देखना है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अगर इसके अलावा बात करें, जब हम हाईली बताएं कि भाई स्टमक हाईली कितना कंटेन कर सकता है, तो दोस्तों जब एक स्टमक का आखिरी लाइन तक फुलाया जाता है दोस्तों, 4 लीटर तक फूड को अपने अंदर रखने में सक्षम होता है दोस्तों। ठीक है, 4 लीटर तक फूड को अपने अंदर रखने में सक्षम होता है स्टमक। आप इससे अंदाज लगा लीजिए
कई पेशेंट आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के मिलेंगे, 2 से 3 दिन तक खाना खा लिया फिर भी दस्त नहीं हो रहा, ठीक है। जब तीसरे दिन जाएंगे पेट फूला हुआ है तब खाना नहीं खवाएगा और दस्त की गोली लेंगे, जब जाके डाइजेशन होता है दोस्तों। इस सब गोल न पता नहीं क्या क्या करा करते हैं दोस्तों, और उसके बाद उनका डाइजेशन कंटेंट होता है। याद रखिएगा इस बात को दोस्तों। इसीलिए ऐसे पेशेंट को आप बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसे कंटेंट में जब किसी को फायदा इंटरनल एक्सटर्नल मेडिसिन से नहीं होता है, सैक्रम और पेल्विक रीजन की जो नर्व होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दोस्तों, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लास्ट में बताया था सैक्रल और पेल्विक नर्व। तो सैक्रल और लंबर, ये लंबर के लोअर पोर्शन से सैक्रल और कॉक्सिजियल रीजन तक, दोनों रीजन पर आप आरी को अप्लाई कर दीजिएगा। आप देखिएगा कैसे ने एब्डोमेन क्लियर होता है दोस्तों। 100% वहां का फंक्शन बढ़ जाएगा। यूरिन और स्टूल की जो कैविटी होती है वो दोनों जो उनके फंक्शंस होते हैं स्टूल के और यूरिन के, दोनों बढ़ जाएंगे दोस्तों, और आसानी के साथ कॉन्स्टिपेशन का लेवल। लेकिन मैं आपको कहूंगा अचानक यूज नहीं करना, ठीक है, एकाएक यूज नहीं, पहले इंटरनल मेडिसिन के अप्लाई करना। आप इंटरनल मेडिसिन से नहीं हो तब आप एक्सटर्नल मेडिसिन में अप्लाई करना दोस्तों। याद रखिएगा, जब आप स्टमक के पार्ट्स की बात करते हो दोस्तों, तो ह्यूमन में स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। यहां देखिएगा दोस्तों, आप यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ह्यूमन में स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कार्डियक पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट ऊपर वाला फंडस पार्ट, तीसरा आपका बॉडी या कार्पस पार्ट, और चौथा आपका पाइलोरस रीजन। यानी ये 4 पार्ट आपको क्लियरली देखने को मिलते हैं दोस्तों। कार्डियक रीजन क्यों कहा जाता है दोस्तों? कार्डियक रीजन या कार्डियक इंड स्टमक का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है दोस्तों, जहां पर इसोफेगस ओपन होता है, ठीक है, इसोफेगस ओपन होता है, इसलिए सबसे अपर पार्ट देखने को मिलता है। ये ओपनिंग एक स्फिंक्टर के द्वारा गार्डेड रहती है, जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं दोस्तों। GARD इसी स्फिंक्टर के लूज होने के कारण होता है दोस्तों। याद रखिएगा आप, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, ये कार्डियक स्फिंक्टर कहां पाया जाएगा? इस जगह पर, इस जगह पर दोस्तों कार्डियक इंस्पेक्टर पाया जाएगा। पायलोरिक इंस्पेक्टर कहां पाया जाएगा? इस जगह पर पायलोरिक इंस्पेक्टर पाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऊपर जो पार्ट है, पहला पार्ट, वहां पर कार्डियक इंस्पेक्टर होता है, और यही इंस्पेक्टर दोस्तों इसोफेगस से जितना भी फूड कंटेंट, लिक्विड कंटेंट होता है, उसे स्टमक में डालने का काम करता है दोस्तों, यानी जो कि स्टमक में ओपन करता है। इंस्पेक्टर काय से बना होता है दोस्तों? एक सर्कुलर मसल्स होती है, एक सर्कुलर मसल्स होती है जो कि बॉडी में स्टमक की एक ओपनिंग सराउंड्स और क्लोज करती है दोस्तों। यानी ये बॉडी के लेवल पर, ये बॉडी है, इस बॉडी के लेवल पर यहाँ पर जो ओपनिंग होती है उसको सराउंड करने का काम करती है, उसको घेर कर उसको क्लोज करना और उसको ओपन करने का काम करती है दोस्तों। तो कार्डियक रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, क्योंकि GARD का मेन रोल आपको इसी पोर्शन से देखने को मिलेगा। यानी कार्डियक इंस्पेक्टर के लेवल पर वीकनेस हुई, आपको वहां पर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा GARD दोस्तों, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी बात, फंडस एक डोम शेप्ड, एक उभरा हुआ डोम शेप्ड, एक स्मॉल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो इसोफेगस की ओपनिंग के लेवल के अबोव रिलेटेड होता है, ठीक है। आप देखोगे ये इसोफेगस की ओपनिंग है, इस ओपनिंग के ऊपर की साइड में ये एलिवेटेड होता है, उभरा हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ है दोस्तों, तो आपको खास तौर से याद रखना है, इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट आपको तब समझ में आएगा जब गैस्ट्रिक सिक्रेशन हम पढ़ेंगे, यानी गैसेस ऊपर की तरफ जाएगी। आप देखो स्टमक इतना इतना भरा हुआ है, ठीक है, अब इतना इतना भरा हुआ है तो ऊपर का पोर्शन में तो गैसेस जाएगी ना दोस्तों, तो गैसेस के लेवल पर, वहां पर कलेक्शन के लेवल पर आपको नजर आता है। और यही चीज आप देखते हो, डकारा आती है आपको खाना खाने के बाद, जब गैसेस बनती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, जो गैसेस बनती है दोस्तों आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद, जो गैसेस निकलती है, कई बार आपको डकार के रूप में निकलेगी, कई बार आपको दोस्तों गैसेस फ्लैचुलस के रूप में निकलेगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में रखना है इस चीज को। तीसरा होता है पूरा बॉडी वाला पार्ट। ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है, स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है दोस्तों। पूरे स्टमक का लगभग 70 से 80% भाग बॉडी का बनता है दोस्तों। ये स्टमक की बॉडी 70 to 80% को फॉर्म करती है दोस्तों। ये फंडस के जस्ट नीचे से दोस्तों पूरे पाइलोरिक रीजन तक, वहां तक फैला हुआ रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। फंडस के जस्ट नीचे से पाइलोरस रीजन तक फैला हुआ रहता है दोस्तों। चौथा पार्ट होता है पाइलोरस। जो पाइलोरस रीजन होता है दोस्तों,
पाइलोरस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है दोस्तों, एक होता है एंट्रम पार्ट और एक पाइलोरस पार्ट, ठीक है, जिसको पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो बॉडी वाला पार्ट है और बॉडी वाले पार्ट के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है उसको एंट्रम कहते हैं, और इस एंट्रम से आगे वाले पार्ट को दोस्तों हम पाइलोरस कैनाल का कहते हैं, जो स्टमक से निकलकर फूड कंटेंट को ड्यूोडेनम में, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटे पार्ट में जोड़ने का काम करता है, उसको हम पाइलोरिक कैनाल कहते हैं दोस्तों। यानी स्टमक की बॉडी एंट्रम में एंड हो जाती है, याद रखिएगा, स्टमक की ये जो बॉडी है इस एंट्रम में एंड हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। और एंट्रम के आप जब यहां पर जाओगे, बॉडी और एंट्रम के जंक्शन के बीच में एक एंगुलर नॉच होती है दोस्तों, उस एंगुलर नॉच के द्वारा जो मार्क्ड होती है उसको हम बोलते हैं इंसिसूरा एंगुलेरिस। ठीक है, इस नाच को हम बोलते हैं, ये जो नाच है दोस्तों इसको हम बोलते हैं इंसिसूरा एंगुलेरिस। और ये जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें इनका इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यानी एंट्रम एक नैरो कैनाल के रूप में कंट्रीब्यूट होता है दोस्तों, एकदम सक्रिय, ऊपर से मोटी से धीरे धीरे सक्रिय होती चली जाती है और एक कैनाल का रूप ले लेती है, उसको एंट्रल कैनाल कहते हैं दोस्तों, जिसे हम पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक इन के नाम से जानते हैं। ये आगे की तरफ आया और सक्रिय होकर दोस्तों आगे निकल गया, तो ये जो पाइलोरिक कैनाल होता है दोस्तों ये वहां पर सकरा होता चला जाता है। और जब वहां पर पाइलोरिक कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में दोस्तों ओपन होता है, जिसे हम ड्यूोडेनम कहते हैं, ये आगे की तरफ आया, ये ड्यूोडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, और वहां पर जाकर ये कंटिन्यू करता है दोस्तों। ठीक है, अब बात आई यहाँ पर, जैसे वहां इंस्पेक्टर था यहाँ पर भी इंस्पेक्टर है दोस्तों। ठीक है, तो पाइलोरिक कैनाल की ओपनिंग एक इंस्पेक्टर के द्वारा गार्डेड होती है दोस्तों, जिसको हम पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहते हैं, और ये ड्यूोडेनम की तरफ ओपन होता है दोस्तों। जब भी स्टमक में जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट आया, जितना भी फूड पार्ट आपने खाया, वो सब उसमें मिक्सअप होगा, बर्न होगा, बर्न होकर इस श्रेणी में आ जाएगा कि उसका जो एनर्जी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो न्यूट्रिशन है, उससे बहुत जल्दी एनर्जी गार्ड कर लेंगे हम बड़ी आसानी के साथ। जैसे वो ड्यूोडेनम में जाता है, वो फूड कंटेंट इस कंडीशन में चला जाता है कि उसकी डाइजेशन के प्रोसेस बहुत हद तक दोस्तों बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो चुकी होती है, और वो एसिड चाइम के रूप में नीचे आता है। और जब एसिड चाइम के रूप में नीचे आएगा, वहां पर बिलियस जूस, वहां पर इंटेस्टाइनल जूस, वहां पर पैनक्रियाटिक जूस जब उसमें कंटिन्यू मिक्सअप होगा, उसके मिक्सअप होने के बाद में वहां पर डिफरेंट टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं उनका सबका डाइजेशन वहां पर कंप्लीट होता है, और इंटेस्टाइन का केवल काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस का एब्जॉर्प्शन करना, न्यूट्रिशन का, वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा स्टमक के दो कर्वेचर होते हैं, स्टमक के दो कर्वेचर होते हैं, एक लेजर कर्वेचर, एक ग्रेटर कर्वेचर, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो इसमें जो एक लेजर कर्वेचर होता है वो हमेशा आप देखोगे राइट साइड में होता है, हमारे राइट साइड में होता है, और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है दोस्तों वो हमारे लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, जिसको हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। आप लोगों को केवल ये दो ही चीज पता होना चाहिए कि यहां पर जब स्टमक को आपने देखा, सोनोग्राफी में देखा या आपने एक्सरे में देखा, आपको देखना होगा लेजर कर्वेचर हमेशा राइट साइड में रहेगा, ग्रेटर कर्वेचर हमेशा आपके लेफ्ट साइड में होगा दोस्तों। ये चीज आपको टेबल प्रैक्टिस में याद रखना है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, ये पूरा एनाटॉमिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया दोस्तों, एनाटॉमी इसी के बैकग्राउंड पे आपको स्टडी करने को मिलती है, लेकिन आपको ये देखना है, हमारे लिए महत्व इतना नहीं रखता, लेकिन नॉलेज, हम जब किसी के सामने बैठते हैं ना तो हम एनाटॉमिकली भी बता सकते हैं उसको। ठीक है, इतना ही बता दिया तो बहुत है दोस्तों। दूसरी बात, जब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों स्टमक के स्ट्रक्चर की, तो ये जो स्टमक की वाल है, इस वाल का स्ट्रक्चर क्या है, और वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा दोस्तों, 4 वाल का बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है 4 वाल का बना होता है, यहाँ पर 4 वाल होती है दोस्तों। जब आउटर सबसे बाहर की आप लेयर बात करोगे, सबसे बाहर की लेयर बात करोगे दोस्तों, वो होती है आउटर सीरस लेयर। ठीक है, आउटर सीरस लेयर पेरिटोनियम के द्वारा फॉर्म्ड होती है दोस्तों, याद रखिएगा आप। जो पेरिटोनियम लेयर होती है, जो पूरे एब्डोमिनल कैविटी को कवर किए रहती है, उसके द्वारा आउटर सीरस लेयर फॉर्म्ड होती है, याद रखिए। आप लोगों में से कितने लोगों ने लेजर सर्जरी देखी है दोस्तों? आप YouTube खोल के देख लीजिएगा,
बहुत सारे ऑर्गन के लेवल पर उनसे चिपकी हुई पतली पतली पेरिटोनियम कैनाल्स होती है, मतलब लेयर होती है। उस पेरिटोनियम लेयर को लेजर के माध्यम से जलाया जाता है और उसको ऑर्गन को उससे डिफरेंशिएट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वो आउटर सीरस लेयर पेरिटोनियम के द्वारा फॉर्म्ड होती है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरी बात, अंदर की तरफ आओगे, सेकंड लेयर मस्कुलर लेयर होती है दोस्तों। ये लेयर स्मूथ मसल फाइबर की 3 लेयर का बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये लेयर स्मूथ मसल फाइबर की 3 लेयर का बना होता है दोस्तों। एक होती है इनर ऑब्लिक लेयर, दूसरी होती है मिडल सर्कुलर लेयर, और तीसरी होती है दोस्तों आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर। यानी ये स्टमक है दोस्तों, ठीक है, ये स्टमक है, यहां पर ये ऑब्लिक, ठीक है। दूसरा, जब आप यहां पर देखोगे कि एक ऑब्लिक आ रही है तो एक आप यहां पर इस प्रकार से सर्कुलर देखोगे आप दोस्तों, ठीक है। ये 2 लेयर। आप तीसरी लेयर जब देखोगे दोस्तों, तो टिपिकली आप जब वहां टेबल प्रैक्टिस में देखोगे या जब आप सर्जरी करके देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल लॉन्जिट्यूडिनली खड़ी, इस प्रकार की आपको पूरा स्ट्रक्चर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। एक आपकी बिल्कुल आप देखोगे ऑब्लिक, बिल्कुल 45 के एंगल में ऑब्लिक। दूसरी आपको उसके अंदर की जो ना सर्कुलर मिलेगी, सर्कुलर लेयर। और तीसरी आपकी लॉन्जिट्यूडिनल लेयर। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है, ये एक प्रकार से जाली का मैन्युफैक्चर करता है दोस्तों। और जाली का जब मैन्युफैक्चर करता है तो उसमें आपको ये देखना है कि उसमें कितना भी खिंचाव आ जाए, ठीक है। स्टमक में कितना भी खिंचाव, मैंने कहा ना 4 लीटर तक आप फूड, सॉलिड और लिक्विड फूड को कंटेन कर सकते हो दोस्तों। तो जब आप 4 लीटर तक कर सकते हो तो आप सोचिए दोस्तों कि ये इसी लेयर के माध्यम से जनरेट होता है स्मूथ मसल फाइबर के, और इसी के कारण दोस्तों ये कितना भी लोड हो वो सहन कर लेता है। बस डिपेंड करता है इसकी डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल लेयर का डैमेज ना हो, ठीक है। अगर वो लेयर, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर बना, स्टमक अल्सर बना दोस्तों, क्या क्यों बनेगा दोस्तों? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताऊंगा आगे दोस्तों आपको, ठीक है। तीसरी बात करते हैं सब म्यूकस लेयर दोस्तों। जब सब म्यूकस लेयर की बात करेगी तो स्टमक की जो अंदर की लेयर होती है दोस्तों, वो सब म्यूकस लेयर होती है, यानी म्यूकस लेयर के अंदर वाली लेयर, इसलिए इसको सब म्यूकस लेयर कहा जाता है। और जो जितने भी ऑर्गन में आप स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दोस्तों, सब म्यूकस लेयर ही वो लेयर होती है जहां पर एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, लिम्फ वेसल्स पाई जाएगी, मिजीनियर नर्व प्लेक्सस पाया जाएगा। याद रखिएगा, मिजनर नर्व प्लेक्सस के द्वारा यहां पर फॉर्म्ड होता है। और यही कारण है दोस्तों, जब मेजेंटिक ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है तो आपको समझने की जरूरत है वो सब म्यूकस लेयर में टिश्यूज का इनलार्जमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, यहां पर एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, लिम्फ वेसल्स पाई जाएगी, मिजनर नर्व पाई जाएगी, और मिजनर नर्व प्लेक्सस के द्वारा ये लीजन वहां पर फॉर्म्ड होता है दोस्तों। यही कारण आपको याद रखना है। और चौथा जो कारण होता है दोस्तों, इनर म्यूकस लेयर। जो अंदर की म्यूकस लेयर होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। क्यों होती है, आप इस चक्कर पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ के जो इनर म्यूकस लेयर होती है, ये म्यूकस सिक्रेटिंग कॉलुमनर सेल्स के द्वारा फॉर्म्ड होती है। याद रखिएगा, ये म्यूकस सिक्रेटिंग कॉलुमनर सेल्स है जिसके द्वारा यहाँ पर ये लेयर फॉर्म्ड हो रही है दोस्तों। इसीलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर आप देखोगे, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड इसी लेयर में पाई जाती है दोस्तों। याद रखिएगा, रेस्टिंग कंडीशन में स्टमक की म्यूकोसा बहुत सारे फोल्ड में परिवर्तित हो जाती है। ये जो फोल्ड दिख रहे हैं ना, इसीलिए बनाया है दोस्तों। इस प्रकार के फोल्ड में परिवर्तित हो जाती है, जब उसको फैलना होता है तो फैल जाती है, पूरी लंबी हो जाती है दोस्तों। इसीलिए ये फोल्ड, जब वहां पर कोई लिक्विड कंटेंट आता है तो वहां पर बहुत लंबा प्रोसेस जनरेट हो जाता है दोस्तों। इसीलिए इसे हम रज का नाम देते हैं, RUGAE, रज के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। ये रज डिसअपियर हो जाता है जब मील के बाद स्टमक डिस्टेंडेड हो जाता है या फूल जाता है। यानी यहाँ पर जब आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद ये फूल जाएगा तो ये रज खत्म हो जाएगा। जैसे कि स्टमक एम्प्टी होगा, ये रज फिर से बन जाएगा दोस्तों। यही कारण है दोस्तों कि जब पूरी इनर म्यूकस लेयर स्मॉल डिप्रेशन के द्वारा वहां पर प्रभावित होती है, और छोटे छोटे स्मॉल डिप्रेशन, ये जो दिख रहा है ना ओपन पार्ट, ये स्मॉल डिप्रेशन यहाँ पर पाया जाता है, जिसे हम गैस्ट्रिक पीट्स कहते हैं दोस्तों। ये वो गैस्ट्रिक पीट्स प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों, जो स्टमक की ग्लैंड्स इस पीट्स में ओपन रहती है दोस्तों। याद रखिएगा, स्टमक की जितनी भी ग्लैंड्स होती है, इस
पीट्स में डायरेक्टली इस गैस्ट्रिक पीट्स में ओपन होती है और अपने सिक्रेशन को इस गैस्ट्रिक पीट में लगातार डालती रहती है दोस्तों। यानी म्यूकस लेयर की इनर सरफेस अगर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो 2 मिलीमीटर लंबी होती है, थिक लेयर की होती है दोस्तों, 2 मिलीमीटर थिक होती है दोस्तों। और आप सोचिए कि 2 मिलीमीटर क्यों है दोस्तों? 2 मिलीमीटर थिक म्यूकस के द्वारा जब ये यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड कवर रहती है, उसके पीछे का कारण है दोस्तों, उसके पीछे का कारण है अगर वहां पर 2 मिलीमीटर की लेयर ना होकर 1 मिलीमीटर की होती दोस्तों, तो गैस्ट्रिक जूस तो कभी का वहां पर स्टमक के वाल खराब कर चुका होता दोस्तों। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, म्यूकस की जो ग्लैंडुलर सेल्स होती है, वो ग्लैंडुलर सेल्स लगातार म्यूकस को सिक्रीट करती रहती है और म्यूकस के सिक्रीट करने के कारण पूरे स्टमक के लेयर में आगे से पीछे तक म्यूकस वहां पर उस लेयर पे जमा हुआ रहता है। और म्यूकस के जमा होने के कारण जब भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, उस म्यूकस के कारण उसके म्यूकस के ऊपर से पिघलकर वापस नीचे की तरफ आ जाता है। वो कभी भी उस म्यूकस लेयर को डैमेज नहीं करता। लेकिन मान लीजिए आप बहुत गरम गरम चीजें ले रहे हैं, ठीक है, याद करिएगा इस बात को, बहुत गरम गरम चीजें ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा तली गली चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राइड और फ्राइड चीजें खा रहे हैं, बहुत हेवी चीजें खा रहे हैं, यानी दाल बाटी खा रहे हैं हम, ठीक है, आप मटन मुर्गा खा रहे हैं, आप फिश खा रहे हैं। आपको पता है नॉर्मल फूड की तुलना में ये खाना कितनी देर में पचता है? ठीक है, अगर आप बहुत गर्म चीज ऑलरेडी पहले से लेते आ रहे हैं, बहुत गर्म चीज, आप वाइन, कच्ची दारू, पक्की दारू, जो जो आप समझते हैं दोस्तों, सारी चीज लेते आ रहे हैं, तो आप सोचिए आप स्टमक के गैस्ट्रिक कंटेंट को प्रभावित कर रहे हैं। और जब गैस्ट्रिक कंटेंट प्रभावित होगा, आप 2 कंडीशन डेवलप करोगे, एक हाइपर, एक हाइपो। दोनों में प्रॉब्लम है। हाइपर एसिडिटी होगी तो बर्निंग होगा, जीआरडी होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होकर गैस्ट्रिक अल्सर तक डेवलप हो सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर हाइपो एसिडिटी होगी तो आपका डाइजेशन कैसे होगा? बैक्टीरिया फंगस को आप कैसे खत्म करोगे? जितना भी अनवांटेड जितने भी सब्सटेंसेस होता है, दूषित खाने पानी के कारण जो मटेरियल आ जाते हैं, उसको आप कैसे क्योर करोगे? उसको कैसे डैमेज करोगे? आप नहीं कर पाओगे। आपका बहुत तेजी के साथ ब्लड में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आपके बॉडी में ग्रोथ कर जाएगा। ऑलरेडी हमारे माउथ में बहुत सारे फंगस रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उनको मौका मिलेगा और वो चोका लगा देंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अब जो म्यूकस ग्लैंड, अब यही कारण है दोस्तों, देखो यही समझते चलो आप, यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि आप सुबह से उठ के चाय मत पीजिए। ठीक है, मेरे को भी आदत थी, वर्मा सर को मैं थैंक यू बोलूंगा, मेरी चाय छुड़वा दी उन्होंने। और मैं कम से कम दिन भर में 8 से 10 कप चाय पीता था, क्योंकि मुझे पढ़ना रहता था, पढ़ाई करना, ये करना मेरी आदत थी। मेरे पास किताबों का भंडार है, मैं हर चीज को वहां पर टैली करता था, हर चीज की स्टडी करता था। लेकिन जब मैं समझदार हुआ तब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। लेकिन दोस्तों, जब स्टमक की ग्लैंड वहां पर पीट्स में ओपन होती है और म्यूकस को सिक्रीट करती है, और यही म्यूकस स्टमक की वाल को प्रोटेक्ट करके रखता है दोस्तों। तो अब ऐसी कंडीशन में जब कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, किसी प्रकार का बहुत ज्यादा एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए, तो आप सोचिए कितनी बड़ी ट्रबल हो सकती है दोस्तों। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र कहता है, सारे डॉक्टर कहते हैं सुबह से चाय या एसिड कंटेंट नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर म्यूकस ग्लैंड में पहली बार में ही आपने एसिड कंटेंट डाल दिया, तो गैस्ट्रिक जूस के ऑलरेडी गैस्ट्रिक जूस निकलेगा तो वो हाईली एसिडिक होता है, 1.8 to 2.0 के आसपास दोस्तों। और उसी प्रकार से वहां पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना कंटेंट पैदा कर रहा है, और ऊपर से आपने चाय पी ली दोस्तों, आपने कॉफी पी ली, ठीक है, आपने गरम गरम चीजें खा ली दोस्तों, उससे क्या होगा? उससे एसिड कंटेंट और ज्यादा बनेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने में दिन भर निकल जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने में दिन भर निकल जाएगा, जब तक आप लोगों को बहुत सारा डैमेज हो चुका होगा, आपका पाचन गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। और यही कारण है ऐसे कंडीशन में फ्लेचर्स डेवलप होता है, फ्लेचर्स के बाद एसिडिटी होती है, एसिडिटी के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन के बाद हेडेक होता है, हेडेक के बाद अनइजीनेस होता है, अनइजीनेस के बाद दोस्तों आपको इंसोम्निया भी शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया जैसी कंडीशंस भी शुरू हो जाती है। यही कॉम्प्लिकेशन टेबल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा डैमेज करता है दोस्तों हमको। और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में सुबह से आप कुछ ऐसे फ्रूट्स लीजिए, कुछ ऐसा मटेरियल लीजिए जो अल्कलाइन हो, जो फर्स्ट टाइम में म्यूकस मेम्ब्रेन को अल्कलाइन दे दीजिए। उसके बाद आप बाद में क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम में अल्कलाइन फ्रूट्स दे देते हैं
तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करना शुरू करता है, और उसके न्यूट्रलाइज करने के कारण दिन भर आपका खाना बहुत अच्छे से पड़ता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस आपके टेबल प्रैक्टिस में डेवलप होती है, और ये टेबल प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा आपको। इसीलिए दोस्तों जब ऐसी कंडीशंस आप क्रिएट कर देते हैं तो आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि अगर आप ये कंडीशन करेंगे आपकी एसिडिटी कभी ठीक नहीं होगी। आप दूध की लस्सी पिलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, आप जैसे दूध की लस्सी पिलाना शुरू करते हैं आपके पेशेंट्स के बहुत सारी कंडीशन रिकवर होना शुरू हो जाती है दोस्तों। ये टेबल प्रैक्टिस में आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार जब आप ग्लैंड्स की बात करते हो तो यहां पर स्टमक की ग्लैंड्स आपको खास तौर से याद रहना चाहिए दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो दोस्तों जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ये स्टमक की ग्लैंड्स होती है, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो डिफरेंट टाइप की सेल्स का बना होता है। और अगर आप ये देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप की सेल्स का बना है तो डेफिनेटली आपको पता होगा दोस्तों यही सेल स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है दोस्तों। यानी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक पिट्स मैंने बताया, इसी गैस्ट्रिक पिट्स के माध्यम से ओपन होती है दोस्तों, और गैस्ट्रिक पिट्स के लेवल पर अपने सिक्रेशन को नीचे डालने का काम करती है दोस्तों। टिपिकल हमको ये टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए आप जब स्टमक की ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप हर प्रकार के स्ट्रक्चर के फंक्शंस को समझ जाते हैं किस चीज में कहां पर फंक्शन आ रहा है दोस्तों। इसीलिए जब आप स्टमक में अपने लोकेशन के बेसिस पर देखते हैं दोस्तों तो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है फंडस ग्लैंड। जो फंडस ग्लैंड होती है ये मेन ग्लैंड्स होती है दोस्तों, एक्जिंथिक ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है, जो स्टमक की बॉडी और फंटक आपके जो फंडस पार्ट होता है उसमें स्थित होती है फंडस ग्लैंड। और ये बहुत टिपिकली हाईली म्यूकस सिक्रेटिंग या गैस्ट्रिक सिक्रेशन सेल्स होती है दोस्तों। दूसरी होती है पाइलोरिक ग्लैंड्स, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट में प्रेजेंट रहती है दोस्तों, और स्टमक के पाइलोरिक पार्ट में प्रेजेंट रहने के कारण जितने भी सिक्रेशन का लेवल है उसको मेंटेन करती है दोस्तों। जब आप कार्डियक ग्लैंड्स की बात करते हो तो स्टमक के कार्डियक ग्लैंड में लोकेटेड होती है दोस्तों, स्टमक के कार्डियक रीजन में लोकेटेड होती है कार्डियक ग्लैंड दोस्तों। ये जो ग्लैंड्स होती है पर्टिकुलर पार्ट्स में स्थित होती है, और इन्हीं का जो काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप गैस्ट्रिक ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो आपकी टेबल प्रैक्टिस में भाग लेता है दोस्तों। जब आप फंडिक ग्लैंड्स की बात करते हो ना, ये फंडिक ग्लैंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि टिपिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड के रूप में कंसीडर करते हैं हम इसको दोस्तों। टिपिकली याद रखिएगा ये ग्लैंड्स लॉन्ग लंबी लंबी होती है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है दोस्तों, याद रखिएगा लंबी और ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है। और प्रत्येक ग्लैंड्स के दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं, एक होगा बॉडी, एक होगा नेक और एक होगा स्टमस, ठीक है। बॉडी, नेक और स्टमस ये 3 पार्ट होते हैं, और इन्हीं 3 पार्ट के लेवल पर दोस्तों अपने पूरे फंक्शन को परफॉर्म करती है, और यही आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। वो कैसे पड़ेगी याद रखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो सेल्स होती है ना ये बहुत अलग अलग होती है, और अलग अलग होने के कारण इनका भी बहुत अलग अलग रोल होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड में इतने फंक्शंस होते हैं, आप सुनते जाइए और समझते जाइए दोस्तों। जो चीफ सेल्स होती है या जो पेप्सिनोजन सेल्स के नाम से जानी जाती है, याद करिए दोस्तों, दिस इज द एंजाइम विच इज क्रिएटेड डाइजेशन, ठीक है। जो डाइजेशन की प्रोसेस जनरेट करते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के लेवल पर जो चीफ सेल्स होती है या जो पेप्सिनोजन सेल्स होती है वो यहां पर जनरेट करती है दोस्तों। और टिपिकली पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिनेज और यूरेस, ये जो 5 चीजें होती है ये टिपिकली यहां पर सिलेक्शन का काम करती है दोस्तों। यानी पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरेस, ये डाइजेशन के लिए चीफ सेल या पेप्सिनोजन सेल से निकलने वाले सबसे बड़े एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, जो टिपिकली हर प्रकार के डाइजेशन को मोटिवेट करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा चीफ सेल भूलिएगा मत। दूसरा होता है पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स दोस्तों, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, याद रखिएगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल जो होता है दोस्तों वो टिपिकली इसी पार्ट से यानी पेराइटल सेल्स या ऑक्सिंटिक सेल्स से ही सिक्रेट होता है। और यही चीज इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, आपके डाइजेशन के प्रोसेस के एब्जॉर्प्शन के लिए। बहुत इजीली आपको याद रखना है और यही कारण है जब इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखोगे ना तो आपका प्रैक्टिकल अप्रोच देख लेना, आपका नॉलेज देख लेना और आपके रिजल्ट देख लेना। मजाक नहीं करता हूं दोस्तों, ये जो मैंने डाइल्यूशन के रिजल्ट लिए है ना, ये डाइल्यूशन के रिजल्ट इसी के बिहाफ पे लिए। मुझे ये देखना था कि ये सेल पे काम किसका मिलता है, मैं देता गया। मेरे को 5th में भी नहीं मिला, 10th में भी नहीं मिला, 20 में बनाया 20 में भी नहीं मिला, 30 में बनाया 30 में जाकर मुझे कुछ रिलीफ मिला। तो मुझे समझ में आया कि मैं जितना आगे जाऊंगा रिलीफ, मैंने बैक पोटेंसीज बुलाई और बैक पोटेंसी बनाकर मैंने डायरेक्टली, क्योंकि इतनी मेडिसिन मैं कैसे बनाऊंगा, थक जाऊंगा मैं। तो दोस्तों मैंने बैक पोटेंसी बुलाई 30 की, वही रिजल्ट मिला जो मैंने हाथ से बनाई थी, वही 19-20 रिजल्ट। उसके बाद 100 दिया उसका भी रिजल्ट, 200 दिया उसका भी रिजल्ट, और जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाते गया मुझे रिजल्ट मिलते चला गया दोस्तों। इसीलिए मेरे को ये सारी प्रोसेस टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिली दोस्तों। जब म्यूकस नेक सेल की बात करें दोस्तों, जिससे म्यूसिन का सिक्रेशन होता है, उस म्यूसिन के लेवल को मैंने जनरेट किया दोस्तों, और ये म्यूसिन का लेवल दोस्तों हमें टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिला दोस्तों। बहुत ऑथेंटिक प्रोटोकॉल से हमका रिजल्ट देखने को मिला दोस्तों। यानी म्यूकस नेक सेल से म्यूसिन का यानी चिकनाई का सिक्रेशन होता है, और यही चिकनाई गैस्ट्रिक वाल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो रेगुलरली आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंट्रोक्रोमोफिन सेल्स जो ईसी सेल्स होती है दोस्तों, इंट्रोक्रोमोफिन सेल्स जिसे हम ईसी सेल्स कहते हैं, सीरोटोनिन को सिक्रेट करती है। अब आप में से कई लोगों को मालूम है सीरोटोनिन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये सीरोटोनिन का सिक्रेशन करती है दोस्तों। और इंट्रोक्रोमोफिन सेल लाइक, मतलब इंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल जो होती है दोस्तों, वो हिस्टामिन का सिक्रेट करती है, यानी एलर्जी होना। आप जब एसिड कंटेंट खाते हो, खट्टी चीज खाते हो, कई बार देखो गला पकड़ लेता है, ठीक है, हिस्टामिन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, यानी एंटी एलर्जिक कंडीशन आपको डेवलप हो रही है दोस्तों। इसीलिए ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंट्रो इंडोक्राइन सेल्स, यानी यहां पर इंट्रो इंडोक्राइन सेल्स भी होती है जो कि हार्मोन को सिक्रेट करती है, जिसे जी सेल्स कहते हैं, और जी सेल्स के माध्यम से गैस्ट्रिन का सिक्रेशन होता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन यहाँ पर सिक्रेट होता है। अब ये क्या काम करते हैं आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी ये बता रहा हूं कि देखो कितने इंपॉर्टेंट होता है स्टमक दोस्तों। डी सेल्स, जो डी सेल्स होती है यहाँ की, वो सोमेटोस्टेटिन को सिक्रेट करती है। अब सोमेटोस्टेटिन कितना महत्वपूर्ण चीज होता है दोस्तों, आगे आपको डाइजेशन में देखने को मिलेगा कितना इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों डी सेल यानी सोमेटोस्टेटिन का। ए सेल, ए सेल ग्लूकेगॉन को सिक्रेट करती है दोस्तों। अब ग्लूकेगॉन कितना इंपॉर्टेंट है आप याद करो, पेनक्रियास में भी सिक्रेट होता है, ठीक है, अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकेगॉन का सिक्रेट, उतना ही ग्लूकेगॉन थोड़ी सी मात्रा में स्टमक के द्वारा भी सिक्रेट होता है दोस्तों, ठीक है। ग्रेलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये ग्रेलिन प्रोड्यूसिंग सेल भी ग्रेलिन को प्रोड्यूस करती है दोस्तों। अब ग्रेलिन का कितना इंपॉर्टेंट होता है आगे बताऊंगा आपको मैं दोस्तों। एक अननेम्ड सेल होती है जिसके बारे में अभी चर्चा चल रही है, उसके बारे में स्टडी चल रही है, उसको बोलते हैं वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टिड, ठीक है, वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टिड, ठीक है, वीआईपी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं दोस्तों इनके सारे के, बस हमें थोड़ा थोड़ा समझते जाना है और थोड़ा थोड़े में ही बहुत कुछ सीख जाएंगे हम दोस्तों। जब वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टिड स्टमक में, वहां पर जो नर्व एंडिंग्स होती है, उन नर्व एंडिंग्स के द्वारा भी सीक्रेट होता रहता है दोस्तों। यानी पैराइटल सेल्स की ग्लैंड या अन्य सेल से ये थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें कैन्युलिकुलाई की प्रेजेंस होती है दोस्तों। ये जो कैन्युलिकुलाई होती है, इसकी प्रेजेंस ही दोस्तों सिंगुलर कैन्युलिकुलाई होती है दोस्तों, और यही पैराइटल सेल्स दोस्तों कैन्युलिकुलाई के माध्यम से ग्लैंड के ल्यूमन में अपने सिक्रेशन को एम्प्टी करने का काम करती है दोस्तों। इसी कैन्युलिकुलाई में, नाली में दोस्तों, अपने सिक्रेशन को डालने का काम करती है, एम्प्टी करने का काम करती है। किंतु जो अन्य सेल्स होती है दोस्तों, जो ग्लैंड की ल्यूमन में डायरेक्टली अपने सिक्रेशन को एम्प्टी कर देती है। यानी और भी बहुत सारी ग्लैंड की सेल्स होती है जो ल्यूमन में डायरेक्टली अपने को जहां से जहां मिला, ये ग्रीन देख लो या रेड देख लो, डायरेक्ट जहां से मिला वो ल्यूमन में डायरेक्टली डाल देती है दोस्तों।
इसीलिए आपको याद रखना है स्टमक के सारी लेयर में म्यूकस का सिक्रेशन प्रॉपरली होता रहता है। किसी पार्ट में जिसका यूज ज्यादा होता है वहां ज्यादा म्यूकस रहता है, जिस पार्ट का यूज कम होता है वहां कम। अब फंडस पार्ट में वहां से सिक्रेशन होता है तो नीचे की तरफ आएगा, वहां पर म्यूकस कम रहता है दोस्तों। लेकिन जब गैसेस बार बार वहां पर ऊपर टकराती है हमें हार्ट बर्न की फीलिंग होती है दोस्तों, याद रखिएगा। जब पाइलोरिक ग्लैंड्स की बात आती है दोस्तों, तो पाइलोरिक ग्लैंड शॉर्ट और बिल्कुल टॉर्चर नेचर की होती है, यानी थोड़ी सी चपटी होती है दोस्तों। और ये ग्लैंड जी सेल, म्यूकस सेल, ईसी सेल्स और ईसीएल सेल्स के द्वारा फॉर्म्ड होती है, और इसीलिए इसका पूरा काम गैस्ट्रिक ग्लैंड के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो कार्डियक ग्लैंड्स होती है वो कार्डियक ग्लैंड्स की दोस्तों शार्ट और टार्चस स्ट्रक्चर की होती है दोस्तों, एकदम शार्ट और टार्चस स्ट्रक्चर की होती है, जिसमें बहुत सारे म्यूकस सेल्स होती है दोस्तों। और ये म्यूकस सेल्स, ईसी सेल्स, ईसीएल सेल्स और चीफ सेल्स भी कार्डियक ग्लैंड्स में वहां पर प्रेजेंट रहती है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब इंट्रो इंडोक्राइन या इंट्रोक्रोमेफिन सेल्स की बात आती है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी सेल्स मतलब गैस्ट्रिन का सिक्रेशन, डी सेल्स मतलब सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन, ए सेल्स मतलब ग्लूकागॉन का सिक्रेशन, और यहां पर दोस्तों जितनी भी ग्रेलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, ग्रेलिन, अननेम्ड सेल्स यानी वेसो इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टिड्स, ये जो होता है दोस्तों ये डिफरेंट डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस के लेवल पर निकलती है और वहां से इंटेस्टाइन से लगाकर पूरे डाइजेस्टिव फंक्शंस को मोटिवेट करने का काम करती है दोस्तों। और यही कारण है जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का यहाँ पर फंक्शन देख रहे हो आप, एक एक करके मैं आपको बताना जा रहा हूं दोस्तों। आपने अगर ये समझ लिया ना, बोरिंग तो है लेकिन आपने समझ लिया, आप मान के चलिएगा एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के फंक्शन को चुटकी बजाते ठीक कर लेंगे दोस्तों। आप बहुत आसानी से आप ठीक कर जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। जब आप गैस्ट्रिक ग्लैंड के फंक्शन की बात करते हो तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन क्या है दोस्तों? सिंपल सी बात है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना। अब गैस्ट्रिक जूस क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों? आप देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। स्टमक का जो फंक्शन होता है ना दोस्तों, वो मैकेनिकल फंक्शन होता है, और यही मैकेनिकल फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब आप स्टोरेज फंक्शन देखते हो तो फूड स्टमक में लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक स्टोर रहता है दोस्तों। लगभग 3 से 4 घंटे आप जो भी खाना खाते हो आपके स्टमक में स्टोर रहता है दोस्तों। और स्टमक में स्टोर रहने के कारण दोस्तों इंटेस्टाइन में धीरे धीरे जब उनका पाचन हो जाता है, तब धीरे धीरे जब एब्जॉर्प्शन की केवल कंडीशन रह जाती है तो धीरे धीरे उनको वहां पर मूवमेंट के माध्यम से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से, पेंडुलम मोडियम के माध्यम से दोस्तों वहां पर आगे की तरफ सरकाया जाता है, धकाया जाता है दोस्तों। और स्टमक की स्लो एम्प्टिंग होना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड सब्सटेंसेस के प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए पर्याप्त होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा दोस्तों। स्टमक की स्लो एम्प्टिंग होना स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड सब्सटेंसेस के प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए पर्याप्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई ने खाना खाया और खाना खा के तुरंत दस्त गया, क्या उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? स्टमक का एसिड कंटेंट ज्यादा है और इंटेस्टाइन का लेवल पर वो कवर अप नहीं हो रहा एल्कलाइन फ्रूट से, इसीलिए फटाफट जैसे आया वैसे वो बाहर निकल गया, यानी इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आपके बॉडी में से बाहर निकलना शुरू हो गया दोस्तों, यानी न्यूट्रिशन नहीं मिला। इसीलिए स्टमक की स्लो एम्प्टिंग होना स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड सब्सटेंसेस की प्रॉपर डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए पर्याप्त होता है, बहुत नेसेसरी होता है दोस्तों। ये आपको टेबल प्रैक्टिस में देखना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ चाइम। जब चाइम का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ठीक है, चाइम का फॉर्मेशन कब होता है? जब आपके मुंह में फूड आया, और फूड आया आप उसको धीरे धीरे मैस्टिकेट कर रहे हो, चबा रहे हो, चबाने के बाद सलाइवा को मिला रहे हो, और सलाइवा को मिलाने के बाद आपने देखा बोलस मिल गया। बोलस बन के कहां से आया? इसोफेगस से स्टमक में आया। अब स्टमक में आया तो स्टमक में क्या होगा? स्टमक में हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के सिक्रेशन सिक्रीट होंगे और वहां पर उस बोलस में मिलेंगे दोस्तों। अब बोलस में मिलेंगे तो क्या होगा? आप स्टमक का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो बोलस को जिस प्रकार से, इस प्रकार से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है दोस्तों,
ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करेगा, जो बोलस होता है उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ प्रॉपर मिक्स करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, यानी बोलस को गैस्ट्रिक जूस के साथ प्रॉपर मिक्स करने का काम करता है, और इसे ही हम दोस्तों सेमी सॉलिड मटेरियल, जिसे हम चाइम का नाम देते हैं दोस्तों, उस चाइम में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, जब स्टमक का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया, थोड़ा थोड़ा, जैसे आटा गूंथते हैं ना हम, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा गैस्ट्रिक जूस वहां पर मिलता गया दोस्तों, और प्रॉपर वहां पर पेंडुलम गैस्ट्रिक, तो पेंडुलम गैस्ट्रिक, यानी वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस प्रकार से होता रहेगा और एक सेमी सॉलिड मटेरियल बन जाएगा, जिसको हम चाइम कहते हैं दोस्तों, और वो चाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां से चाइम के लेवल पर आपके डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव प्रोसेस जनरेट होती है दोस्तों। वो कैसे होंगे दोस्तों? दूसरा फंक्शन होता है डाइजेस्टिव फंक्शन, प्योरली डाइजेशन का काम करता है गैस्ट्रिक, जो हम जब पर्टिकुलर डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वहां पर मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टिव फंक्शन। तीसरा फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को डिस्ट्रक्ट करने का काम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैस्ट्रिक जूस का दोस्तों। चौथा होता है हिमेटोपोइटिक फंक्शन। आप में से कितने लोग जानते हैं कि गैस्ट्रिक जूस वहां पर, या गैस्ट्रिक जो होता है, स्टमक जो होता है, हिमेटोपोइटिक फंक्शन भी रखता है, यानी ब्लड बनाने में भी भाग लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, हम गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन के साथ इसको देखते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर हिमेटोपोइटिक फंक्शन का काम करता है। हम आगे पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के लेवल पर पूरे फंक्शन बताऊंगा, वहां पर सब चीज आपको समझ में आएगी दोस्तों। और पांचवा होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होते दोस्तों, याद रखिएगा, हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी बिल्कुल नहीं होते, और इसीलिए दोस्तों जैसे टॉक्सिन हो गए, एल्कोलॉइड्स हो गए, मेटल गैस्ट्रिक जूसेस के माध्यम से दोस्तों एक्सक्रीट हो जाता है। जितना भी मेटल हम लोग लेते हैं, उस मेटल को भी गैस्ट्रिक जूस के माध्यम से हम लोग बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। ये हम लोग टेबल प्रैक्टिस में डेली देखते हैं, जो इस प्रकार के फंक्शंस को जनरेट करते हैं, और यही कारण है दोस्तों, ये पूरे प्रोसेस टेबल प्रैक्टिस में, हमारे डेली प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूट करती है दोस्तों। इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और उसी के बिहाफ पर आपको सारे फंक्शंस की स्टडी करना है दोस्तों। याद रखिएगा, जब आप गैस्ट्रिक जूस के डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले सिक्रेशन का मिक्सचर देखते हैं दोस्तों, ठीक है, आवाज काई की आ रही है ना ला, तो यहां पर ये सारी प्रोसेस आप देखते हो दोस्तों गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन और प्रॉपर्टी के, तो आपको सारी चीज जो मैंने बताया, डाइजेस्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, हिमोपोइटिक फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन में भाग लेता है। तो कैसे लेता है दोस्तों? गैस्ट्रिक जूस डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड से, अलग अलग गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और वो सीक्रेट होकर प्रॉपर में मिक्सिंग करता है दोस्तों। तो जो गैस्ट्रिक जूस की प्रॉपर्टी होती है ना दोस्तों, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इसका वॉल्यूम पर डे के लेवल पर आप जाओगे 1.2 टू 1.5 100 ml, अर्थात 1200 से 1500 ml पर डे आपको वहां पर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज होती है, गैस्ट्रिक जूस की जो रिएक्शन होती है ना दोस्तों, वो हाईली एसिडिक होती है, हाईली एसिडिक, जिसके कारण इसका पीएच जो देखोगे ना 0.9 टू 1.2 के आसपास होता है। लेकिन बेसिकली आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो 1.8 का पीएच एवरेज माना जाता है दोस्तों, यानी एक व्यक्ति में नॉर्मली 1.8 का पीएच होता है, जो हाईली एसिडिक होता है दोस्तों। इसी कारण इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखोगे ना 1.004 मिलेगी आपको दोस्तों, ठीक है। इसी कारण इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.004 के समथिंग होती है दोस्तों। अब जब आप गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन को पढ़ लोगे तो डिफरेंट प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। गैस्ट्रिक जूस में वही कंपोजिशन देखोगे जैसे सलाइवा में पड़ा, 99.5% वाटर होता है दोस्तों, और 0.5% दोस्तों सॉलिड होता है। इसीलिए दोस्तों सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फंक्शन के लेवल पर आप डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हो दोस्तों, ठीक है। आप कैसे स्टडी करोगे? तो भाई वाटर 99.5% है, उसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं। 0.5% में सॉलिड होता है, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है दोस्तों। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो डाइजेशन को फ्लो अप करते हैं दोस्तों। पेप्सिन हुआ, रेनिन हुआ, गैस्ट्रीन लाइपेज हुआ, जिलेटिन हुआ, यूरेज हुआ,
और अन्य ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे म्यूकस हुआ, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं जो स्टमक में सीक्रेट होते हैं, और इनके जो फंक्शन होते हैं ना दोस्तों, वो भी बहुत शानदार आपके यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करते हैं, और इसी के कारण आप एक स्वस्थ व्यक्ति में हेल्दी कंडीशन में जनरेट रखते हो अगर आपने गैस्ट्रिक कंटेंट को मोटिवेट रखा, परफेक्ट रखा तो। इसीलिए दोस्तों जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लेवल पर आते हो दोस्तों, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है। इनऑर्गेनिक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये यहां पर कंपोजिशन के लेवल पर पाए जाते हैं। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, जब आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट कराते हैं तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो लिखते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट। आप क्या देखना चाहते हो सीरम इलेक्ट्रोलाइट से? आप बॉडी के लेवल पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लेवल के फंक्शंस को देखना चाहते हो कि कौन सा पार्ट इसका डिस्टर्ब है, वहां पर कौन से तत्व उसको कमी है, हम वो तत्व की पूर्ति कर दें तो ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये चीज देखते हैं मॉडर्न साइंस। हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अब हम समझते हैं दोस्तों। अब समझते हैं तो हमारे पास सारे प्रोटोकॉल्स मौजूद है। मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाना है, C4 डाल दो, सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना है आपको तो वहां पर C5 S5 को ऐड कर दो, ग्लैंडुलर S2 को आप ऐड कर दो, RE को ऐड कर दो आप। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम या किसी भी प्रकार का कैल्शियम चैनल का प्रभावित हो रहा है, आप S6 C6 L1B को ऐड कर दो। आप देखो, आपको डरने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम बढ़ाओ, पोटेशियम बढ़ाओ, हमको कोई मतलब नहीं, कोई भी चीज बढ़ाओ। S6 C6 L1B दे दो आप D6 में, S6 C6 L1B दे दो D6 में, और अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है तो C6N1G भी ऐड कर दो। आप देखो कैसा रिजल्ट मिलता है। मेरे पास ज्यादा नहीं 200 से 250 पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के आ चुके हैं, और भगवान की दया है दोस्तों मेरे पे, मैटी जी का आशीर्वाद है। 15 दिन से 1 महीने के बाद उनको प्रोटोकॉल की जरूरत ही नहीं लगती। उसके बाद केवल L2 को मॉर्निंग में बिफोर मिल, C11 को आफ्टर मील में दे देता हूं। उसके बाद कभी भी मुझे कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। लगभग सारे पेशेंट्स वहां पर रिकवर हो चुके होते हैं दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, बहुत सारी कंडीशंस हमारे लिए मोटिवेशन कंडीशन होती है जब हमें उसके बारे में पता होता है दोस्तों। जब आप डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करते हो दोस्तों, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया, फिर यहां पर डबल बताना पड़ता। गैस्ट्रिक जूस मेनली दोस्तों याद रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस मेनली प्रोटीन पर एक्ट करता है दोस्तों। यानी आपने सैलाइवा में देखा था तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म वहां पर शुरू हुआ था, लेकिन गैस्ट्रिक जूस में आने के बाद प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म सबसे पहले होता है। यानी अगर आप मांस, मसल, मच्छी खाते हो दोस्तों, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होगा? इसी स्टमक के लेवल पर होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपका स्टमक परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका स्टमक परफेक्ट नहीं है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स परफेक्ट नहीं है, आप मान के चलिएगा वहां पर आपका स्टमक डिले डाइजेशन करेगा, स्लो डाइजेशन हो जाएगा, और स्लो डाइजेशन हो जाएगा तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए गैस्ट्रिक जूस के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन यहाँ पर मौजूद होते हैं दोस्तों। यही पेप्सिन और रेनिन यहाँ पर प्रोटीन के डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं दोस्तों। गैस्ट्रिक जूस में अन्य एंजाइम भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे कि गैस्ट्रिक लाइपेज हुआ, जिलेटिनेज हुआ, यूरेज हुआ, या गैस्ट्रिक एमाइलेज हुआ, ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के डाइजेशन को एक अपने इंपॉर्टेंट रोल के द्वारा दोस्तों यहां पर कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो दोस्तों जब आप पेप्सिन की स्टडी करते हो तो दोस्तों ये जो पेप्सिन होता है एक इनएक्टिव पेप्सिनोजन के रूप में होता है दोस्तों। ये एक इनएक्टिव पेप्सिनोजन के रूप में सीक्रेट होता है जब गैस्ट्रिक जूस से सीक्रेट होता है। अगर एक्टिव होगा तो वो कहीं पर भी डैमेज कर सकता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद इसको एक्टिवेशन मिलता है तो पेप्सिन एक इनएक्टिव पेप्सिनोजन के रूप में सीक्रेट हो जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में जब आता है ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा ही ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिनोजन के एक्टिवेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच जो होता है दोस्तों वो 6 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, 6 से पीएच नीचे ही होना चाहिए, तभी जाकर पेप्सिनोजन का एक्टिवेशन पेप्सिन के रूप में होगा दोस्तों। और यही कारण है गैस्ट्रिक कंटेंट तो ऑलरेडी 1.8 पीएच का रहता है, वो तो 6 तो बहुत दूर हो गया दोस्तों। इसीलिए पेप्सिनोजन जब इनएक्टिव पेप्सिनोजन के रूप में सीक्रेट होता है और जब वहां पर
किसी भी प्रकार से दोस्तों पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दिया जाता है पेप्सिन के रूप में। आप देखते हैं दोस्तों ऑप्टिमम पीएच 6 से नीचे हो जाता है और नीचे से नीचे होने के कारण बहुत आसानी से काम होता है। लेकिन आपको टिपिकल समझना है भाई पेप्सिन का एक्शन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है दोस्तों। किसमें? पेप्सिन प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। इसीलिए दोस्तों पेप्सिन मिल्क का जो कैसीन होता है ना दोस्तों, याद करिएगा, मिल्क का जो कैसीन होता है ना उसको डाइजेशन करता है, उसको कर्डलिंग को भी कॉज करता है। कर्डलिंग यानी कि फाड़ने का, उसको कर्लिंग करने का भी काम वहां पर करता है दोस्तों। इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है जो आपको यहाँ पर स्टमक के रीजन से देखने को मिलेगा। जब गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करते हो दोस्तों, तो गैस्ट्रिक लाइपेज एक वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है और इसका कंपेयर किया जाए पेनक्रेटिक लाइपेज से तो दोस्तों, यानी फेट का मेटाबॉलिज्म इसलिए डिले होता है, सबसे आखिरी में होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में जो यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ना, बहुत ही वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है पेनक्रेटिक लाइपेज की तुलना में। फेट का जो सबसे डेंजरस डाइजेशन होता है वो पेनक्रियास में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों ये एक्टिव तब होता है जब पीएच 4 से 5 के बीच होता है। यहाँ पर जब पीएच फूड कंटेंट वहां ज्यादा हो गया, पानी आपने अच्छे से पिया, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो पीएच होता है 4 से 5 के बीच में रह जाता है और इनएक्टिव हो जाता है जब इसका पीएच 2.5 से लो हो जाता है। यानी 2.5 से कम हुआ तो आप मान के चलिए गैस्ट्रिक लाइपेज वहां पर दोस्तों लो हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा दोस्तों। और गैस्ट्रिक लाइपेज जब एक ट्राइब्यूटरेज होता है दोस्तों, और ये ट्राइब्यूटरीन को मैंने बटर फैट जो आप देखते हो ना, बटर की जो फैट होती है ना, उसको फैटी एसिड और गिस्लान में हाइड्रोलाइज कर देता है दोस्तों। यानी जब लिपिड का वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी तो जो फैट होगा, जो बटर की फैट होगी दोस्तों, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज कर देगा, मतलब पानी में उसको घोलकर तोड़ देगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इसका फंक्शन हमको यहाँ पर टिपिकली देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट आज की दोस्तों, अन्य एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसका टिपिकल प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जो यहाँ पर जिलेटिनेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइप 1 और टाइप 5 जिलेटिनेज और टाइप 4 और टाइप 5 कोलेजन को, जो कि मीट में पाए जाने वाले जितने भी प्रोटियोग्लाइकेंस है दोस्तों, वो पेप्टिड में डिग्रेडेट करने का काम करता है, उनको पेप्टिड्स में डिग्रेड करने का काम करता है। अर्थात जिलेटिनेज जो होता है दोस्तों, मीट के लेवल पर, मुर्गे के लेवल पर जो आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल करता है दोस्तों। यूरेज जो होता है यूरिया पे एक्ट करती है दोस्तों और अमोनिया को प्रोड्यूस करने का काम करती है। यानी यूरिया जो आपके बॉडी में वेस्टेज मटेरियल के रूप में बन रहा है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करती है दोस्तों। और जो गैस्ट्रिक एमाइलेज होता है स्टार्च को डिग्रेडेट करता है, अर्थात यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लेवल पर वर्क करता है। इसकी एक्शन इनसिग्निफिकेंट होती है, इतने महत्वपूर्ण नहीं होती है क्योंकि स्टार्टिंग हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन जो रेनिन होता है ना, कर्डल मिल्क, याद रखिएगा, जो कर्डल मिल्क होता है वो पूर्ण रूप से रेनिन के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देखे दोस्तों। आपका आज का लास्ट हम लोग देख लेते हैं, दूसरा हीमोटोपाइटिक फंक्शन दोस्तों। कैसे भाई, क्या काम करता है, क्या लेवल होता है दोस्तों, हीमोटोपाइटिक फंक्शन में कैसे भाग लेता है। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल जो होता है दोस्तों, इसका सिक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। आप लोगों ने देखा दोस्तों, लगातार पैराइटल सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता रहता है। और जो इरिथ्रोपोइसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों, यानी आप देखेंगे हमारी बॉडी में अगर इरिथ्रोपोइसिस का डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। विटामिन B12 जिसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बनता, ये बाहर से आता है और बाहर से आने के कारण दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड में एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत नेसेसरी होता है दोस्तों। यानी अगर आपका स्टमक खराब है, आपका डाइजेशन की प्रोसेस खराब है, तो आप मान के चलिएगा स्टमक में आपका आप जो फैक्टर देख रहे हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल बिल्कुल नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा, आपके इंटेस्टाइन से विटामिन B12 यानी एक्सट्रिंसिक फैक्टर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा।
कैल्शियम और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोस्तों ये बिल्कुल वहां पर काम करता है दोस्तों। यही कारण है विटामिन बी 12 जिसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड में एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत नेसेसरी होता है। और अगर ये है वहां पर तो इरिथ्रोपॉयसिस के दौरान विटामिन बी 12 एक इंपॉर्टेंट मैच्योरेशन फैक्टर होता है जो आरबीसी को मैच्योर करने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए उसका इंपॉर्टेंट काम आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और यही कारण है इंट्रिंसिक फैक्टर के जो एब्सेंस होना है दोस्तों, उन्हीं गैस्ट्रिक जूस में विटामिन बी 12 की अगर डेफिशिएंसी हो गई जिसके कारण आपको पर्निशियस एनीमिया डेवलप होता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया अर्थात पर्निशियस एनीमिया जो डेवलप होता है उसके लिए स्टमक जिम्मेदार होता है। यदि स्टमक की जो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्ट्रल है दोस्तों वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। अगर वो आपका स्टमक अच्छे से काम कर रहा है, स्टमक प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्ट्रल आप प्रॉपर रूप बना रहे हो, तो जो आप डेली खाना खा रहे हो उस डेली खाने में आप जो विटामिन बी 12 ले रहे हो, एक्सट्रिंसिक फैक्टर उसका एब्जॉर्प्शन कैल्शियम के प्रेजेंस में आपके इंटेस्टाइन में प्रॉपरली होता रहेगा। अगर वो प्रॉपरली होता रहेगा आपकी बोन मेरो में इरिथ्रोपाइसिस होता रहेगा अर्थात आरबीसी का मैच्योरेशन होता रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, गैस्ट्रिक जूसेस के इंट्रिंसिक फैक्टर के एब्सेंस होती है, आप मान के चलिए कितना भी विटामिन बी 12 दे दीजिए आप, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आपको रहेगी, आपका विटामिन बी 12 आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा और इसके कारण लगातार आपको पर्निशियस एनीमिया का लेवल बना रहेगा दोस्तों। ये टेबल प्रैक्टिस में आपको कॉमन रूप से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज यही रखते हैं हम लोग। थैंक यू सर। जी रविंद्र आज सर। तो यादगार ताजा कर दी आपने फिजियोलॉजी की। हेलो। हेलो सर। जी सर सुबह सुबह ये चाय पीने के पहले 300-400 ml वाटर पी के एक बार चाय पी सकते सर? बिल्कुल नहीं सर, आप मॉर्निंग में कम से कम आप आदत डालिए कि आपको 2 गिलास ठंडा पानी सबसे पहले पीना है। उसके बाद में आपको मैक्सिमम 300 एंड 350 मतलब 350 ग्राम के आसपास आपको फ्रूट्स खाना है। उसके बाद ही आपको चाय पीना है। अगर आपने पहले कुछ ले लिया आपकी एसिड कंटेंट बढ़ता चला जाएगा और अंत में डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के आप पीड़ित हो जाएंगे सर। ठीक है सर, नीम गिलोय का काढ़ा भी बेटर रहता है चाय पीने से पहले अगर ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। हाँ वो तो है सर, ये चीजें तो बहुत मायने रखती है, इनके कंटेंट जो होता है ना वो कंटेंट बहुत मायने रखते हैं सर। मूंग अंकुरित करके खाए बहुत अच्छा होता है सर। हाँ होता है ना, लेकिन वो ज्यादातर लोग समझते नहीं ना सर। सर नेवल के ऊपर ऐसे गैस फॉर्म होके एक हार्ड हो जाता है सर। वो फंडस रीजन की वजह से होता है सर। फंडस है ना, स्टमक का फंडस ऊपर का, तो वहां पे कलेक्ट हुआ रहता है सर गैस, और आरी वही लगा दिया तो वो ठीक हो जाता है ना सर। बिल्कुल होगा, वर्बन वाई अप्लाई कर दीजिए ठीक हो जाएगा। आरी वाई को जब अप्लाई करते हैं तो ठीक हो जाएगा। हाँ। तो वो किस वजह से फॉर्म होता है सर? वो ऐसे हार्डनेस होता है ना सर? आगे अभी आ रहा है ना मैडम, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको गैस्ट्रिक जूस, आगे पढ़ाऊंगा बताऊंगा आपको। जब अम्बिलिकल कार्ड का रीजन आएगा ना तब बताऊंगा आपको मैं। ओके सर। ओके थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए सर। एक पेशेंट को आकर यूरिन जाते वक्त आकर गैस रिलीज हुए जैसा बोल रहे हैं सर। वो हमेशा जब भी आकर यूरिन जा रहे हैं वो टाइम में आकर गैस उधर से यूरिन जाने की जगह से आकर आ रहा है कर कंप्लेंट कर रहे हैं सर। ऐसा हो सकता है क्या सर? नहीं, यूरिन के माध्यम से कैसे जाएगा सर? यूरिन तो के वैसा माध्यम से जाता है। वो पाइल्स का आकर 2 बार ऑपरेशन किए हैं सर। उनको इंडाइजेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक फॉर्मेशन फ्लेचेस के रूप में उनको हो सकता है। गैसेस जो होता है ना फ्लेचेस के रूप में होता है। आप कुछ मत करिए, स्टमक का S200B दे दीजिए और साथ में आप REY का एप्लीकेशन दे दीजिए, उसी से ठीक हो जाएगा वो। क्या देना है सर? और बोलिए सर। S200B REY का एप्लीकेशन। ठीक है सर। सर कुछ आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं कि गर्म पानी सवेरे से गर्म पानी लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, बहुत काम का है सर।
अच्छा, तो ठंडे पानी की वजह गर्म पानी लेना चाहिए। ब्रेन के लेवल पर सेंसेशन हो रहा है इसका यूरिन का, गैस पास हो देखिए रही क्या है। होता है, फ्रिज का अगर चिल्ड पानी पीते हैं तो हमारा जो कार्डियक रीजन में संकुचन हो जाती है, कभी कभी क्या माइनर अटैक भी आने के दिक्कत हो सकती है। तो चिल्ड पानी हमें कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी का तासीर गर्म होता है, और उसके वजह से आप पानी गर्म ठंडा पिएंगे तो बॉडी में संकुचित हो जाता है, उसके बाद सिकुड़ जाती है अपने अंदर के स्टमक वाला पार्ट एरिया, कार्डियक पार्ट एरिया। सर उसका मेन रीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है चिल्ड वाटर में, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सर ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का एक बार रिपीट करेंगे प्लीज सर। सर आप सुन लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। वो किडनी में पूरा डिटेल बताऊंगा। गुड नाइट सर। सर हेलो सर। थैंक यू।